हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए इस वीडियो में जानेंगे आपके सफलता सीरीज का रसायन। और रसायन में आज जानने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया रसायन के चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अनिवार्य रूप से कंपलसरी रूप से जरूर होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस रासायनिक अभिक्रिया के चैप्टर में आपके जितने भी प्रश्न होंगे उनका सॉल्यूशन आपको जरूर प्राप्त हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखें ताकि प्रत्येक कॉन्सेप्ट को आप इजीली समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको हैं। समझिए इस बात को। देखिए, सबसे पहले यहां पर आपको डिफिनेशन दिया गया है, पहले इसे समझने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें रासायनिक अभिक्रिया कहा किसे जाता है। तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कार्बन है और कार्बन के साथ हम अभिक्रिया करा दिए ऑक्सीजन का। तो कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करता है अर्थात मिल जाता है, तो आप सभी को पता होगा ये दोनों मिलकर बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन और ऑक्सीजन जब एक साथ मिला तो बन गया मेरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसी जो क्रियाएं होती हैं, ऐसी ही क्रियाओं को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें दो या दो से अधिक जो गुण वाले पदार्थ होते हैं वे आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको पता होगा सल्फर का अणु सूत्र होता है S। जब सल्फर को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो ये दोनों मिल जाते हैं, तो ये दोनों मिलके बनाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये सल्फर और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बना दिए। तो ऐसी अभिक्रियाएं जहां भी होती हैं इसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अगर आप कलम कॉपी लेके बैठे हुए हैं तो जरूर सारे डिफिनेशन को आप अपने कॉपी में नोट करते जाइए एग्जाम्पल के साथ। चलिए अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो पहला रासायनिक अभिक्रिया रहा आपके स्क्रीन पर। पहला रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं और इसे जानने का प्रयास करते हैं। पहले में हम नाम लिए हैं संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। अब ये संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते किसको है, समझिए बात को। तो संयोजन अभिक्रिया वह है जिसमें दो या अधिक पदार्थ, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। अब ये इसका एग्जाम्पल, अभी जो आपको एग्जाम्पल दिए कि कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो ये दोनों मिलके बना देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन जो है एक प्रकार का तत्व है जो कि अधातु के रूप में जाना जाता है, और यहां ऑक्सीजन ये एक प्रकार का गैस है। और दोनों जब आपस में मिले तो एक नया पदार्थ बन गया जिसका नाम हम दिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है गैस होती है जो हम श्वास को छोड़ते समय प्राप्त करते हैं या छोड़ते समय बाहर निकालते हैं। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो तत्व या यौगिक आपस में जुट के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को बोला जाता है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गया होगा। अर्थात फिर से एक एग्जांपल ले लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए आपके सामने कोई एग्जांपल लेते हैं, आप समझिए। अगर आपको यह पता हो कि फेरस जिसका अणु सूत्र होता है Fe, फेरस के साथ जब सल्फर मिलाया जाता है तो ये दोनों आपस में मिलकर बना देते हैं फेरस सल्फाइड FeS। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया में दो तत्व भाग लेके एक नए पदार्थ का निर्माण किए, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को बोला जाता है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। तो पहली रासायनिक अभिक्रिया आप आसानी से समझ चुके होंगे। अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा कॉपी पर लिख भी सकते हैं। चलिए इसके बाद सेकेंड रासायनिक अभिक्रिया जानिए। और सेकेंड रासायनिक अभिक्रिया में हम आपके सामने एग्जांपल लिए हैं जिसका नाम मेरा है वियोजन
या अपघटन अभिक्रिया। चलिए वियोजन को समझते हैं। वियोजन अपघटन अभिक्रिया किसे बोलते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, इसका डिफिनेशन क्या होगा ये समझ लेते हैं। तो यहां लिखा हुआ है कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनते हैं जिनके गुण मूल यौगिक के गुण से भिन्न होते हैं। अर्थात जो हम रासायनिक अभिक्रिया बताए, जस्ट इसका उल्टा पद्धति यहां पर आपको सीखने को मिलेगा। अब ये किसे होता है ये समझिए। तो जैसे मान लीजिए हम आपके सामने एग्जांपल लिए CaCO3, जिसको हम पढ़ेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये मुक्त होता है। अब इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये एक बड़ा यौगिक हो गया, और इस यौगिक को जब हम गर्म किए तो छोटे छोटे यौगिकों में टूट गया, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड एक बना और कैल्शियम डाइऑक्साइड बन गया। तो ये दो अलग अलग भाग में बट गए। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा यौगिक जो है ये छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाता है, इसको कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। उम्मीद करते हैं ये भी बात आपको समझ गए होंगे। चलिए तीसरी रासायनिक अभिक्रिया जानिए। तीसरी रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो तीसरी जो रासायनिक अभिक्रिया है इसका नाम हम लिए हैं वैद्युत अपघटन। अब वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं ये समझते हैं। इसमें देखिए इसका डिफिनेशन पहले समझ लेते हैं। कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे अपघटित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया में धातु कैथोड पर और ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस जो होता है वो एनोड पर मुक्त होता है। मतलब कुछ ऐसे धातु के द्रवित ऑक्साइड होते हैं जिसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो अपघटित हो जाते हैं, मतलब अलग अलग भागों में बट जाते हैं। और ऐसी क्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने से दो या दो से अधिक भागों में बट जाता है उसी रासायनिक अभिक्रिया को कहा जाता है वैद्युत अपघटन। अब चलिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप नाम सुने होंगे सोडियम क्लोराइड NaCl। तो जब NaCl में वैद्युत अपघटन कराया जाता है, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो ये सोडियम अलग हो जाता है और इसके साथ अलग होता है आपका क्लोरीन। अब यहां पर बात समझिए कि सोडियम जो होता है ये प्लस पर, अर्थात कह सकते हैं कि कैथोड पर प्राप्त होता है, और ये जो क्लोरीन है ये गैस एनोड पर प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा के प्रभाव से उसके यौगिक के जो भाग होते हैं वो अलग अलग भागों में बट जाते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम कहते हैं वैद्युत अपघटन। चलिए इसके बाद चौथा रासायनिक अभिक्रिया का एग्जांपल लेते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे हम। यह रासायनिक अभिक्रिया आपके सामने लिया गया है एकल विस्थापन अभिक्रिया। यह भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप प्रत्येक अभिक्रिया को समझने का प्रयास करें। पहले डिफिनेशन समझते हैं। यह क्वेश्चन है कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी अणु में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब यह कैसा यौगिक है या कैसी रासायनिक अभिक्रिया यह समझने का प्रयास करते हैं। इसको समझिए ध्यान से। देखिए समझिएगा, अगर मान लीजिए इसका हम एग्जांपल लें तो आप फेरस का नाम सुने होंगे जिसका संकेत Fe होता है। अगर इसके साथ रासायनिक अभिक्रिया कराई जाए कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट का भी अगर रासायनिक अभिक्रिया कराया जाए तो यह बनाता है फेरस सल्फेट। यह बना देता है हमारा फेरस सल्फेट और इसके साथ मुक्त होता है हमारा कॉपर। अब यह बात समझिएगा, फेरस जो है जब कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कराया गया तो कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया किया, तो अभिक्रिया में क्या किया गया, फेरस जो है इस सल्फेट से अभिक्रिया करके बना लिया फेरस सल्फेट, और यहां का जो कॉपर है यह विस्थापित कर दिया गया किनारे। तो ऐसे किसी यौगिक द्वारा, किसी यौगिक के परमाणु द्वारा किसी यौगिक के अन्य परमाणुओं को अलग तरीके से विस्थापित कर दिया जाए, अलग तरीके से हटा दिया जाए, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं एकल
विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि फेरस जो है सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर लिया, प्लस सल्फेट के साथ जाके दोस्ती कर लिया और कॉपर को बेगाना बना दिया, तो कॉपर चला गया बेचारा किनारे। क्या करे? तो कॉपर के ऐसे विस्थापन क्रिया को ही कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है। अगले रासायनिक अभिक्रिया में आपके सामने है उभय विस्थापन अभिक्रिया। अब चलिए इसको ऐसे समझिए कि दो जोड़ा है, दो प्रेमी लोग हैं। अब दो प्रेमी जो हैं वो एक दूसरे से गठबंधन किए, एक्स वाई एक है और एक ए बी एक है। लेकिन कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि एक्स क्या किया, इस बी से जाके रिलेशन बना दिया और वाई जो है जाके ए से भी रिलेशन बना दिया और एक्स भी एक साथ रहने लगे और ए वाई भी एक साथ रहने लगे। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे, इस प्रेमी जोड़े के कंडीशंस को, तो आप ऐसे अभिक्रिया को कहा जाता है उभय विस्थापन अभिक्रिया। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं और इसका डेफिनेशन देखते हैं। उभय विस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। मतलब उसमें आयन जो होते हैं वो आदान प्रदान एक दूसरे को दे देते हैं और देने के बाद नए यौगिक बनाते हैं, जो प्रेमी जोड़े के अनुसार आपको समझाए हम। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को कहता है उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। चलिए छठा जानिए। छठा आपके सामने है अवक्षेप अभिक्रिया। अवक्षेप अभिक्रिया किसको कहते हैं? तो कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके अभिक्रिया के दौरान प्रतिफल ठोस के रूप में कुछ ऐसा पदार्थ बनाता है जो अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। मतलब कह सकते हैं कि जमीन में वो बैठ जाता है अभिक्रिया करने के दौरान। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं अवक्षेप अभिक्रिया। और रही बात डिफिनेशन का, तो स्क्रीन पर आपके सामने है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए इसका एग्जांपल भी दे देते हैं। देखिए जब सोडियम क्लोराइड जो है वो अगर सिल्वर क्लोराइड, ये जो आपके सामने AgNO3 दिया है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है सिल्वर क्लोराइड। अब ये सिल्वर क्लोराइड जो है अवक्षेप है, जो तीर के निशान से आपको दर्शाया गया होगा नीचे की ओर, अर्थात नीचे की ओर बैठ जाता है। और ये ऐसे अवक्षेप अगर बनता है तो ऐसे अवक्षेप बनने की क्रिया के कारण इसका नाम पड़ा है अवक्षेप अभिक्रिया। चलिए अगली अभिक्रिया कौन सी है वो देख लेते हैं। अगली अभिक्रिया आपके सामने आ गया है जिसका नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब ये उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है इसको पहले देख लेते हैं। पहले डिफिनेशन समझते हैं। आपको इसमें दिखा गया है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ, अम्ल और भस्म, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और भस्म स्वाद में कड़वा होता है। आप पढ़े होंगे इस बात को। तो अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब इसका एग्जांपल देखिए। एग्जांपल में आपको नीचे दिखता होगा कि अम्ल आपके सामने HCl है और भस्म एक प्रकार का दिखाया गया है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये जब दोनों रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो बनाते हैं लवण सोडियम क्लोराइड और उसके साथ जल बनता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को कहा जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनिक अभिक्रिया में लवण का बनना अनिवार्य है, अर्थात कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से लवण जरूर बनेगा। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी उदासीनीकरण अभिक्रिया। चलिए इसके बाद आज का अंतिम रासायनिक अभिक्रिया जिसका नाम है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अब ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया को बोला जाता है जो सूर्य के प्रकाश में घटित होता है। आइए इसका डिफिनेशन पर पहले विचार करते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, वैसे रासायनिक अभिक्रियाएं जो प्रकाश का अवशोषण करके घटित होती हैं उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल आपका होता है इसका, जो होता है सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण हमेशा प्रकाश में होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होगी वो कहलाएगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन एक और एग्जांपल हम आपके सामने लिए हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब एक साथ अभिक्रिया कराई जाती है, आप यहां पर पढ़ सकते हैं इसमें क्या लिखा गया है, तो अंधेरे में कभी संभव नहीं है। हाइड्रोजन और क्लोरीन को एक साथ मिला के आपको इसे सूर्य के प्रकाश में रखना होगा और जब आप रखेंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा, अर्थात एक प्रकार का अम्ल तैयार होगा HCl। और यह घटना कभी भी जब भी होगा तो सूर्य के प्रकाश में होगा, इसलिए इस घटना को हम बोलेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो उम्मीद करते हैं कि अभिक्रिया के सारे भाग आपको समझ में आ गए होंगे।
अगर किसी प्रकार का अन्य प्रकार का भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करें। आपको किस टॉपिक पर क्या परेशानी हुआ, उस टॉपिक को पुनः समझाने का प्रयास किया जाएगा। और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। एक नए टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक सभी को वंदे मातरम।